गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने संस्कृत सेट वन का बहुत ही फायदा उठाया। आज हम देखेंगे संस्कृत का सेट नंबर टू और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अतः इस सेशन को आप केवल देखें नहीं अपितु अपनी कॉपी में इसको नोट करें, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है और क्वेश्चन के साथ साथ जो अदर कंटेंट दिया जा रहा है, अगर इतना पढ़ के आप लोग जाते हो तो देखो एग्जाम कितना ज्यादा अच्छा जाने की संभावना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे संस्कृत का सेट नंबर टू देखेंगे और संस्कृत का सेट नंबर वन हमने करा रखा है। तो सेट नंबर वन करा रखा है तो इसको आप देखिए जाके चैनल पे, नहीं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके देख लो। और यदि आप चाहते हो कि ये जो पीपीटी है ये आप लोगों को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ चैनल टेलीग्राम चैनल पर जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। तो अब हम देखेंगे क्या, सेट टू में देखेंगे। तो सेट टू में पहला प्रश्न कहता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो संस्कारों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी 16 होती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार वस्तुतः होते हैं कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि पूछेगा कुल संस्कार कितने हैं, तो कुल संस्कार 16 होते हैं, ठीक है। संस्कार का प्रकार पूछेगा तो 5 प्रकार हो जाएगा और कुल संस्कार पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इसको ध्यान देना, ठीक है। यदि हम बात करेंगे जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। ये तीनों में कौन कौन से संस्कार होते हैं ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ये तीनों का नाम आपको क्या करना है, तो कमेंट करना है, ठीक है। यदि हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला कहता है कि संस्कार से क्या होता है, तो संस्कार से संस्कृति आती है। इसको याद रखना है, संस्कृति किससे आती है, तो संस्कार से आती है, ठीक है। यदि आप में संस्कार है तो संस्कार से विनम्रता आती है, विनम्रता से जो है संस्कृति का समावेशन होता है, ठीक है। आसपास संस्कृति का उजागर होता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 2, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि शिक्षा संस्कारों की कुल संख्या कितना होता है। तो शिक्षा संस्कारों की कुल संख्या होती है ऑप्शन बी 5। कितना होता है, तो 5 होता है। और ये पांचों का नाम हमने लिख रखा है। पांचों का नाम क्या होता है, तो पहला होता है उपनयन, दूसरा होता है अक्षरगम, तीसरा होता है वेदागम, चौथा होता है केशांत संस्कार। चौथा क्या होता है, तो केशांत संस्कार होता है। और यदि हम पचमा की बात करेंगे तो पचमा नंबर जो शिक्षा संस्कार है वो समावर्तन है, ठीक है। तो शिक्षा संस्कार कितने हुए, 5 हुए। उपनयन संस्कार, ठीक है, अक्षरारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार, ठीक है। संस्कार संस्कार से जो है संस्कृति का बोध कराता है या संस्कृति आती है। बात सभी एक ही समान हुआ, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछने का ये तरीका है, तो सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम अगला की बात करेंगे, प्रश्न संख्या अगला की यदि हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट किया होगा, हालांकि हमने यहाँ पे लिख रखा है जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला गर्भाधान होता है, ठीक है, दूसरा होता है पुंसवन और तीसरा होता है सीमांतोनयन। क्या होता है, सीमांतोनयन, ठीक है। अब देखो इसको याद रखना बाबू, क्षमावर्तन, यदि क्षमावर्तन संस्कार पूछेगा तो ये हो जाएगा शिक्षा संस्कार, ठीक है। और अगर सीमांतोनयन पूछेगा तो ये जन्म से पूर्व वाला संस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, यदि आपको क्षमावर्तन पूछेगा तो ये हो जाएगा शिक्षा संस्कार, और सीमांतोनयन पूछेगा तब होगा ये कौन सा संस्कार, तो ये हो जाएगा आपको जन्म से पूर्व वाला संस्कार, ठीक है। संस्कार की भूमि भारत को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी संस्कार है ये भारत से ही उगया है और भारत को क्या कहते हैं, तो संस्कार की भूमि कहते हैं, ठीक है। और भारत को केवल संस्कार नहीं अपितु वेदों की भी भूमि कहा जाता है, क्योंकि वेद वेद भी तो शुरू भारत से ही हुआ, ठीक है। वेद कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर पूछेगा वेद की संख्या कितना होता है, तो वेद की संख्या होती है 4। कितना होते हैं, 4। और इन चारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। तो सभी लोग चारों वेदों का नाम लिखकर भेजेंगे, ठीक। प्रश्न संख्या यदि हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 4।
तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्न में कौन एक पवित्र संस्कार है? इसे एक पवित्र संस्कार कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गृहस्थ जीवन में एकमात्र संस्कार होता है जो है हमारा विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो एकमात्र संस्कार होते हैं जिन्हें हम विवाह संस्कार कहते हैं। ठीक है, और विवाह एक पवित्र संस्कार होता है। ठीक है, अगला बात कहता है विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात। जब मनुष्य का विवाह हो जाता है तो वो अपने गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करता है। ठीक है, और अगला बात विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। क्या होता है? तो विवाह संस्कार में जो है कन्यादान होता है। ठीक है, यदि अगला बात करेंगे तो विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है, विवाह संस्कार में सप्तपदी होता है। ठीक है, विवाह संस्कार में जो है सिंदूर दान होता है, वागदान होता है। ये सभी कर्म कांड कहाँ होते हैं? तो विवाह संस्कार में। ये पूरे बात को ध्यान देना। ये तो 1 से 2 नंबर में ये पूछ लेगा कि विवाह संस्कार में कितने कितने कर्मकांड होते हैं या कौन कौन होते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कन्यादान होते हैं। ठीक है, पानी ग्रहण होते हैं, सप्तपदी होते हैं, सिंदूर दान होते हैं, वागदान होते हैं, इत्यादि कर्मकांड होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कहाँ होते हैं? तो विवाह संस्कार में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? ठीक है, तो मरने के बाद भी एकमात्र संस्कार होता है। ठीक है, मरने के बाद एकमात्र संस्कार होता है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन अगर आप मान लो कि पहला नंबर को ही टिक कर देते हैं, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला अंत्येष्टि कहते हैं बाबूले। लेकिन अब देखो अंत्येष्टि संस्कार हुआ, ये मरने के बाद अंत्येष्टि तो होता है, लेकिन इसी को कहते हैं मरणोपरांत और इसी को कहते हैं मुखाग्नि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। हालांकि ये तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो इसको अलग अलग मत पढ़ना है। ठीक है, मरने के बाद केवल एक ही संस्कार होता है जिसमें आपको इसको अंत्येष्टि कह लो या मरणोपरांत कह लो या मुखाग्नि कह लो, ये सभी सेम है। ठीक है, और ये सभी तो आप लोग को हमने बताया संस्कार होते हैं 16। जन्म से पूर्व तीन तीन संस्कार होते हैं और मरने के बाद केवल एक संस्कार होता है, जिनको क्या कहते हैं? तो जिनको अंत्येष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अंत्येष्टि कहा जाता है। मरने के बाद केवल एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला की यदि हम बात करेंगे, कहता है शैशव संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, तो शैशव अवस्था में कुल संस्कार जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी? तो इनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है इनकी संख्या? तो 6 होती है। अब हमने 6 का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो 6 का नाम, पहला है आपका नामकरण, दूसरा है आपका जातकर्म, तीसरा है आपका चूड़ाकर्म, चौथा है अन्नप्राशन और 5वां है कर्णवेद। और ये छठा जो संस्कार है इसको आपको लिख के कमेंट करना है। ठीक है, तो शैशव अवस्था में जो छठा संस्कार है उसको आपको लिख के कमेंट करना है। और ये यदि आपसे पूछेगा शैशव संस्कार, नहीं तो आपसे पूछेगा बाल्या अवस्था में। क्या पूछेगा? तो बाल्या अवस्था में पूछेगा। तो ध्यान देना, यदि बाल्या अवस्था में भी पूछेगा तो फिर भी यही बात है। ठीक है, तो बाल्या अवस्था में भी पूछेगा तो ये भी 6 ही हो जाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था शैशव अवस्था दोनों सेम है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कितने संस्कार होंगे? तो 6 संस्कार होंगे, क्योंकि शैशव अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, तो बाल्यावस्था में भी कितने संस्कार? 6 संस्कार हो जाएंगे, जिसमें पहला है नामकरण, जातकर्म, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, कर्णवेद। ठीक है, और छठा क्या करना है? तो आपको लिख के कमेंट करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम अगला की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या अगला कहता है कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? नीति श्लोका पाठ जो है इसके लेखक कौन है? तो नीति श्लोका पाठ के लेखक है महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, महात्मा विदुर है। यदि पूछेगा नीति श्लोका में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका में 10 श्लोक। कितने श्लोक? 10 श्लोक है। आप लोगों को हमने सेट नंबर 1 कराया था, उसमें प्रत्येक चैप्टर में जितने भी आपको श्लोक वाले चैप्टर हैं उन सभी में कितने कितने श्लोक है ये हमने बता रखा है, तो वहां से आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, और उसको उतारना है कॉपी पे। और यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। आप बिहार बोर्ड देख लो, हर एक साल जो है किसी न किसी श्लोक या तो श्लोक पूछेगा कि कुल इतने कितने श्लोक हैं इस पाठ में। ठीक है, नहीं तो क्या करता है, एक श्लोक पूछ लेता है, तो आपको एक श्लोक भी याद रखना है हर एक पाठ का। ठीक है, अन्य यदि हम बात करेंगे तो कहता है मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो व्यास जी हैं। ठीक है,
भारत महिमा पाठ के लेखक भी कौन है? तो व्यास जी है। ठीक है, नीति श्लोका के लेखक महात्मा विदुर है। हमने बताया नीति श्लोका के लेखक कौन है? महात्मा विदुर। और व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है? तो ये है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित है। व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। और एक और कथा है और बहुत ही रोचक कथा है, कर्णस्य दानवीरता। कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता है। आप सभी को ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ये कर्णस्य दानवीरता जो है इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक का नाम आप सभी को क्या करना है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात यदि हम करेंगे तो प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कहता है। कहता है नीति श्लोका पाठ के अनुसार मूर्ख क्या है? ठीक है, तो आप लोगों ने नीति श्लोका पाठ के श्लोक नंबर 3 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई? तो उसमें पढ़ा होगा अनाहुतः प्रवेशति अपृष्टो बहुभाष्य अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा। ठीक है, तो वहां पे जो मूढ़ चेता कहा गया है, वहां पे जो मूढ़ चेता नराधमा मूढ़ चेता जो नराधमा की उपाधि दिया गया है, ये मूर्ख की उपाधि दिया गया। यानी कि जो मनुष्य बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है कहीं, ठीक है, जो बिना मतलब का अधिक बोलता है, ठीक है, और जो अविश्वासी प्राणियों पर भी विश्वास करता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको कहाँ पे कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है कहाँ पे? तो ये आपको नीति श्लोका पाठ में कहा गया है। यदि हम देखें इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है। मूर्ख कौन है? तो जो बिन बुलाए कहीं प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जो बिना मतलब के अधिक बोलता है, जो अविश्वासी प्राणी पर भी विश्वास करता है, ये सभी जो है आपका मूर्ख का जो है पहचान है। ठीक है, ये सभी किसका पहचान है? मूर्ख का पहचान। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न कहता है नीति श्लोका पाठ के अनुसार पंडित किसे कहा गया? तो ध्यान दो, यहाँ पे पंडित का दो डिफिनेशन दिया गया है, श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 में। ये दोनों में पंडित का डिफिनेशन दिया गया है। पहला में कहा गया है यस्य घृतं न विघ्नति शीतमुष्णा दहरति समृद्धिर्समृद्ध्वा सौदय पंडितः उच्यते। यानी कि जिसकी कीर्ति को कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकता है, कितना भी आनंद हो, कितना भी ठंड हो, कितना भी उष्णता हो, ठीक है, कोई भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी में दूसरा श्लोक में कहा गया है तत्वंग पुष्पावदनु दूसरा श्लोक में कहा गया है कि आप सभी प्रकार के रहस्य को जानते हैं, उसके कारण को जानते हो, और यदि आपको किसी भी प्रकार का जो है जब परेशानियां होती है, कठिनाई होती है, तो उनका उपाय भी आप खुद कर लेते हैं। तो ये सब जो है अपंडित के लक्षण है। इस पुरुष को हम क्या कहते हैं? तो पंडित कहते हैं। यानी कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपायोग्य मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। ठीक है, जो सभी प्रकार के तत्वों को जानता हो, रहस्यों को जानता हो। ठीक है, तो पंडित किसको कहा गया है? तो जिसकी कीर्ति को कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकता, जो सभी प्रकार के कारणों को जानता हो और सभी का निवारण उपाय खुद कर लेता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे यदि हम, तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है भाई? तो प्रश्न संख्या 10 में कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। ये भी नीति श्लोका से ही लिया गया। ये आपका श्लोक नंबर 10 से प्रश्न है। 10 श्लोक से बहुत ही नीति श्लोका पाठ में जितने भी श्लोक हैं बहुत ही रहस्यमय श्लोक हैं और बहुत ही जो है अच्छे श्लोक हैं, अर्थमय श्लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसकी रक्षा विशेष रूप से कहा गया है? तो स्त्री की रक्षा। किसकी रक्षा विशेष रूप से कहा गया है करने के लिए? तो स्त्री की रक्षा। ठीक है, और कुछ अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो नीति श्लोका के लेखक है महात्मा विदुर। ठीक है, नीति श्लोका में कुल 10 श्लोक है, पहले ही बताया। एक अन्य पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है आपको विष्णु शर्मा। एक अन्य ग्रंथ की बात करेंगे बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के लेखक है ब्राह्मी। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्राह्मी। पंच संहिता के लेखक कौन है? ये है विष्णु शर्मा। कौन है? तो विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की यदि हम बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि नरक के कितने द्वार है जिसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो नरक के कुल जो है 3 द्वार है। कितने द्वार है नरक के? तो 3 द्वार है। इसको याद रखना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3 द्वार होते हैं। ठीक है, तो यदि हम ये तीनों का नाम की बात करेंगे तो ये तीनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरक के 3 जो द्वार होते हैं काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, आपके श्लोक में कहा गया है त्रिविधम। क्या कहा गया?
तो त्रिविधम त्रिविधम नरकस्यदं त्रिविधम नरकस्यदं द्वारम मनुष्यं नाशनात्मनः, यानी कि 3 विधि होते हैं नरक के द्वार तक पहुंचाने का जो मनुष्य का नाश कर देता है। अब जब ये विधि है काम क्रोध लोभ इसको त्याग, और यहाँ पे काम का मतलब होता है काम वासना। काम का मतलब क्या होता है? तो काम वासना होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी स्त्री के प्रति जो बुरी नजर होती है ये आपको नरक के द्वार के अंतर्गत है, इसलिए स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये काम का मतलब क्या हो गया? तो काम वासना हो गया, ठीक है। और क्रोध समझते हो और लोभ भी समझते हो, ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 11, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि पुरुष के भीतर कितने प्रकार के दोष निहित होते हैं, ठीक है। तो पुरुष के भीतर ऑप्शन नंबर डी 6 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? तो 6 दोष होते हैं। हमने 6 का नाम लिखा है। पुरुष के भीतर कितने दोष होते हैं भाई? तो पुरुष के भीतर जो है 6 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? तो 6 दोष होते हैं, जिसमें पहला है निंद्रा, ठीक है, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। और नरक के कितने द्वार हमने बताया? 3, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध और लोभ। पुरुष में कितने दोष होते हैं? तो 6 दोष होते हैं, ठीक है। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ठीक है। और नरक के 3 द्वार हो गए, तो इसको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है कौन अहिंसा का वाहक होता है, ठीक है। तो अहिंसा का वाहक आपका होता है क्षमा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्षमा को अहिंसा का वाहक, यानी कि क्षमा जो होता है अहिंसा का वाहक होता है, इसको याद रखना, ठीक है। और कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करेंगे तो पहला, विद्या परम तृप्ति प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात। क्षमा अहिंसा का वाहक होता है, और एक धर्म जो होता है वो सबसे बढ़कर होता है। एक धर्म परम श्रेय, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्लोक में, एक धर्म परम श्रेय, यानी कि एक धर्म सबसे बड़ा होता है और कर्म ही पूजा है। आप जो कर्म कर रहे हो उससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। और यदि आप किसी भी कर्म को करते जा रहे हो तो उसका फल एक ना एक दिन मिलने वाला है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है, आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। एक ना एक दिन आएगा जो वह मेहनत जो है रंग खिलाएगा, ठीक है। तो अपना मेहनत पर भरोसा रखना है, ठीक है। आप जो कर्म कर रहे हो वो पूजा है, ठीक है। और बाकी जो पूजा पाठ होते हैं, ठीक है, ये सभी बाहरी दिखावा होते हैं, ठीक है। अगर असलियत में कहा जाए तो जो कर्म है वही क्या है? तो पूजा है। इसीलिए अपना कर्म करते रहो, ठीक है। आपका जो भी काम है वो करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या अगला बात करेंगे 14। तो 14 कहता है स्त्रियां क्या है? तो स्त्रियां जो है वो है पुण्यों वाली, स्त्रियां है महाभाग्यशाली, गृह को प्रकाशित करने वाली, ठीक है। तो इनमें से स्त्रियां जो है वो सभी हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पूछेगा स्त्रियों की विशेषता का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो ये किया गया है नीति श्लोका में। कहाँ पे किया गया है? तो नीति श्लोका में कहा किया गया है, ठीक है। पूछेगा किस श्लोक में? तो श्लोक नंबर 10 में। किसमें किया गया? श्लोक नंबर 10 में किया गया है, ठीक है। नीति श्लोका में कहा गया है कि स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्त्रियों की रक्षा क्या करनी चाहिए? तो विशेष रूप से करनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15। कहते हैं करमवीर कथा का संबंध किस राज्य से है? यानी कि ये जो करमवीर कथा है इसमें किस राज्य का वर्णन किया गया? तो ये हमारे राज्य बिहार का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। तो करमवीर कथा का वर्णन हमारे राज्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। करमवीर कथा में एक दलित बालक की कथा, किसकी कथा? दलित बालक की कथा है। और आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये दलित बालक का आखिर नाम क्या था, ठीक है। तो दलित बालक का जो है नाम को कमेंट बॉक्स में लिख के सभी बच्चों को क्या करना है? तो भेजना है। तो दलित बालक का नाम क्या था? अगला फैक्ट, दलित बालक के गांव के सभी लोग अशिक्षित, बिल्कुल सही बात है। दलित बालक ने अपनी मेहनत से जो है अपने जीवन स्तर को क्या किया? तो अपने जीवन स्तर को ऊंचा किया, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कथा, कितना ही रोचक कथा है। जिन्होंने मेहनत से जो है सिविल सर्विस के एग्जाम को, जो बहुत ही कठिन एग्जाम परीक्षा समझा जाता है, उसको क्रैक किया, ठीक है। और अपने जीवन स्तर को उन्नत किया मेहनत के दम पर, ठीक है, ऊंचा किया, ठीक है।
तो आप लोग भी अपनी मेहनत के दम पे जो है आगे बढ़ोगे। ठीक है, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, कर्म ही क्या है, पूजा है। अपना कर्म करते रहो। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। कहता है क्रमवीर कथा में वर्णित दलित बालक का नाम क्या था। तो क्रमवीर कथा में जो वर्णित दलित बालक है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राम प्रवेश। क्या नाम है, तो राम प्रवेश नाम है। और ये जो दलित बालक है इसका नाम राम प्रवेश है। चलो हाँ, आप लोगों ने कमेंट किया होगा इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम क्या मिला, तो राम प्रवेश। पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था, राम प्रवेश राम। दलित बालक के गांव का नाम था भिक्खन टोला। क्या नाम था, तो भिक्खन टोला। ये भिक्खन टोला जो है बिहार राज्य के दुर्गम अंचल में आता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भिक्खन टोला किस राज्य में आता है, तो हमारे बिहार राज्य में ही आता है। कर्मवीर कथा में कर्म की प्रधानता दी गई है। किसकी प्रधानता दी गई है, तो कर्म की प्रधानता दी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। कहता है कर्मवीर कथा के अनुसार गांव में कौन आते हैं। ठीक है, तो कर्मवीर कथा के अनुसार यदि हम देखें तो गांव में कौन आते हैं, तो ये कर्मवीर कथा के अनुसार गांव में आते हैं एक शिक्षक। कौन आते हैं, तो एक शिक्षक आते हैं और ये नवीन विचारधारा के शिक्षक थे। ठीक है, दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम है। ठीक है, राम प्रवेश राम एक दलित बालक है। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है, तो भिक्खन टोला है। देखो मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये है कि आपके एग्जाम के लिए जितना भी फैक्ट्स हैं ये लिमिटेड फैक्ट्स हैं। क्या है, तो लिमिटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। और संस्कृत में 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं और 50 में से 50 प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला यदि हम बात करेंगे तो राम प्रवेश राम ने अपनी मेहनत से क्या किया, तो महत्तम पद को हासिल किया। ठीक है, आप भी अपनी मेहनत से जो है महत्तम पद को हासिल कर सकते हो, लेकिन मेहनत हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़े दूसरा दिन फिर से बंद हो गया, तो ये मेहनत फिर कोई काम का नहीं रहने वाला है। आपका मेहनत होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न स्त्रियों की गति किनसे है। ठीक है, तो स्त्रियों की गति फिक्स बात है, स्त्रियों की गति उसके पति से होगा। किससे होगा, उसकी पति से होगा। ठीक है, तो स्त्रियों की गति किनसे है, तो उसके पति से है। बच्चों की गति किनसे है, तो उनकी माता से है। और आलसियों की गति किनसे है, तो वीरेश्वर से है। ठीक है, आलसियों की गति किनसे है, तो वीरेश्वर से है। तो इन्हें याद रखना है। क्या याद रखना है, तो स्त्रियों की गति उनके पति से है, बच्चों की गति उनकी माता से है। और जो भी आलसी लोग थे उनकी गति कौन थे, तो उनकी गति थे वीरेश्वर थे। ठीक है, आपको ये कमेंट करना है कि वीरेश्वर जो है ये कहाँ के मंत्री थे। ठीक है, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है राम प्रवेश राम ने किसका परीक्षा उत्तीर्ण किया, यानी कि कौन कौन से परीक्षा को राम प्रवेश राम ने उत्तीर्ण किया है, ये बात आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राम प्रवेश राम ने प्राथमिक विद्यालय को भी उत्तीर्ण किया, राम प्रवेश राम ने मध्य विद्यालय को उत्तीर्ण किया, राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और अंततः सिविल सेवा का परीक्षा उत्तीर्ण किया। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आपको बताना है राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था। ठीक है, तो इसके गांव का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो राम प्रवेश राम ने इनमें से सभी परीक्षा को क्या किया, उत्तीर्ण किया। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, और आज प्रश्न संख्या आखिरी की बात करेंगे और ये अंत प्रश्न है, लेकिन देखो इसमें भी फैक्ट्स कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपको देखो केवल मैं सेट नहीं करवा रहा हूँ, ये सेट में जितना भी बातें हैं, ठीक है, इन सेट में जो है जितना भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देखो। ठीक है, इस सेट में जो है जितना भी इम्पोर्टेंट बात हो रहा है उसको देखो, और ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है इसको देखो, और जो भी कितना कितना ज्यादा जो है ये कंटेंट दिया जा रहा है इसको भी देखो। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्रश्न लिया और एक प्रश्न का कितना ज्यादा फैक्ट दे देगा। और देखो ये फैक्ट आपको इधर उधर का नहीं है बाबू, ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक देखो उनका के वहाँ पे सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और उम्मीद है आपको हम क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे। क्वेश्चन बैंक का एक एक प्रश्न आपको हम करवा देंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, उसको करवा देंगे, आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा ये सेट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है 20 नंबर प्रश्न, ये 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, तो अब ये अंतिम भी प्रश्न है तो इसको भी ध्यान में रखने का है। तो 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक उपनिषद कितने हैं। अगर हम ऑप्शन में 108 दे देते तो सभी बच्चे इसको चूज कर लेते, क्योंकि उपनिषद तो टोटल 108 होते हैं, लेकिन प्रारंभिक उपनिषद किन्हीं को नहीं पता। तो प्रारंभिक उपनिषद होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं, इसको ध्यान में रखना। टोटल उपनिषद अभी है 8। अगर हम कुल उपनिषद की बात करेंगे तो कितने हैं बाबू? तो कुल उपनिषद है 8, लेकिन प्रारंभिक उपनिषद पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? तो प्रारंभिक उपनिषद पूछेगा ये हो जाएगा 13। कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको चारों वेद का नाम कमेंट बॉक्स में करना है। शास्त्र कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वेदांत कितने होते हैं? तो ये भी 6 होते हैं। संस्कार 16 होते हैं। पुराण 18 होते हैं। और उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद 108 होते हैं। और यदि पूछेगा प्रारंभिक उपनिषद कितने होते हैं, तो प्रारंभिक उपनिषद यदि आपसे पूछेगा तो प्रारंभिक उपनिषद हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख लो, ये आपका पूरा सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है। और ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने करवाया उसको देखो। ठीक है। ये केवल 20 प्रश्न ही नहीं है, ये केवल 20 प्रश्न नहीं है। हमने एक प्रश्न में आपको कम से कम जो है 4 से 5 अन्य फैक्ट बताया, यानी कि एक प्रश्न में हमने 6 प्रश्न के आसपास करवाया। ठीक है। जैसे इस प्रश्न में ही देख लो, तो इस प्रश्न में हमने 7 फैक्ट पढ़ा है। कितने फैक्ट पढ़ा है? 7 फैक्ट पढ़ा है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में हम 5 से 6 फैक्ट पढ़ा रहे हैं। यानी कि यदि टोटल प्रश्न देखो तो यदि हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 प्रश्न हो रहा है। कितना प्रश्न हो रहा है? 120। यानी कि आपको एक सेशन से 120 प्रश्न आपको कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सभी को ये सेशन को देखना नहीं है, अपनी कॉपी पर जिस प्रकार हमने पीपीटी में लिखा हुआ है सेम आपको जो है कॉपी पर क्या करना है, तो इसको नोट कर लेना है। वीडियो को रोक रोक के कॉपी पर जो है इसको नोट करो, नोट बनाओ। और एग्जाम हॉल में जाने से एक बार पहले भी देखो, एक बार अब भी याद कर लो। और हम गारंटी देते हैं बालक लोग और बालिका, यहाँ से आपका प्रश्न 100% टकराएगा। ठीक है। और जब प्रश्न आएगा आपको एग्जाम हॉल से, तब उस समय हम दिखाएंगे कि ये 3 सेशन से कितना प्रश्न लड़ा। ठीक है। तो इस हर एक सब्जेक्ट का 3-3 सेशन करवाया जाएगा और ये 3 सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली। ठीक है। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। ठीक है। संस्कृत विद संदीप चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत रहा। ठीक है। इसका रिस्पॉन्स अच्छा जाना चाहिए। शेयर को वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और इसको जो है क्या करना है, तो बेल बटन को दबा के रखना है ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने की कोई समय जो है निश्चित नहीं की गई है। वीडियो कल भी अपलोड किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका पार्ट 3 कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। इसको आप लोगों को देखना है। ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते।